Hello friends. So in this video lecture we will be discussing Article 13 of the Constitution. तो देखिए आर्टिकल 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है ये आपका जुडिशियल रिव्यू का बेसिस बनता है। जुडिशियल रिव्यू का बेसिस बनने का मतलब क्या हो गया? आर्टिकल 13 के हिसाब से कोई भी लॉ हो, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, मतलब संविधान बनने से पहले का कोई लॉ हो या संविधान बनने के बाद का कोई लॉ हो, अगर वो संविधान के पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, देन दैट लॉ विल बी वॉइड। ठीक है, तो इसीलिए अब इस लॉ को वॉइड कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट विल एक्सरसाइज इट्स जुडिशियल रिव्यू पावर्स। तभी कहा गया है कि आर्टिकल 13 इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऑल राइट, तो आर्टिकल 13 के हिसाब से कोई भी लॉ हो, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, देन दैट लॉ विल बी वॉइड। तो फंडामेंटल राइट कहां दिया हुआ है? पार्ट 3 में। सो वी हैव स्टार्टेड विद पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी हैव कंप्लीटेड। अब पार्ट 3 इज अबाउट फंडामेंटल राइट। तो इसका पहला आर्टिकल था आर्टिकल 12 विच वाज अबाउट स्टेट। ठीक है, क्योंकि आप स्टेट के अगेंस्ट ही फंडामेंटल राइट्स को जनरली इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड नाउ वी आर स्टडिंग आर्टिकल 13, जो कि कह रहा है कि कोई भी लॉ अगर बनता है और अगर वो फंडामेंटल राइट के को वायलेट करता है, देन दैट लॉ विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट कि वो फंडामेंटल राइट को वो वायलेट कर रहा है। अगर कोई भी लॉ है और वो इंटायर लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा, उसका एक पार्ट, उस लॉ का एक पार्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो सिर्फ जो पार्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, सिर्फ वही पार्ट जो है वो वॉइड होगा, वो बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, बट इंटायर लॉ वॉइड नहीं होगा। जो पार्ट फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, सिर्फ वही पार्ट वॉइड होगा। तो आर्टिकल 13 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें आपके 4 क्लॉजेस हैं। तो जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, दैट डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके पहले का कोई लॉ है, तो वो लॉ तो एग्जिस्टिंग रहेगा। बट संविधान लागू होने के बाद अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो जिस भी एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, वैसा लॉ वॉइड हो जाएगा। और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ये सेम बात कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, कि संविधान के बाद अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, अब संविधान बनने के बाद तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, देन जो जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो सारा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, देन यू हैव आर्टिकल 13 क्लॉज 3, जो कि लॉ के डेफिनेशन को बताता है कि लॉ विल इंक्लूड ऑल दी परमानेंट लॉज, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ऑल दी टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर इशू करते हैं, ऑल दी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सब कुछ आएगा। क्योंकि हमारा इसमें इंटेंशन क्या है? लॉ का डेफिनेशन को सबसे ब्रॉडेस्ट रखने का, ब्रॉड रखने का। क्यों? ताकि मैक्सिमम लॉ कवर हो पाए, कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, बाय लॉ हो, फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, देन द कोर्ट विल हैव पावर टू डिक्लेयर सच लॉ वॉइड। तो उसका बेसिस क्या है? आर्टिकल 13, जो सुप्रीम कोर्ट आपका बहुत सा पार्लियामेंट लॉ निकालती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देती है। जैसे कि पार्लियामेंट ने एनजेएसी निकाला था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एक एक्ट निकाला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया। व्हाई? बिकॉज इट वाज, इसमें फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है कि इट वाज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसलिए उन्होंने इसको वॉइड कर दिया था। ठीक है, आप कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। सिमिलरली अगर कोई भी लॉ ऐसा पार्लियामेंट निकालती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को भी पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर वॉइड अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है, जो कि ब्रॉड रखा गया है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, तो
उस लॉ को डिक्लेयर उस वो लॉ वॉइड हो जाएगा एंड द कोर्ट कैन डिक्लेयर वॉइड। लेट्स से अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा लॉ निकालती है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही गवर्नमेंट फॉर्म्स भर सकते हैं या इस जॉब के लिए एक पर्टिकुलर कास्ट का होना जरूरी है, तो इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 16 राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा लॉ ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट टू बी वॉइड। तो पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ निकाल ही नहीं सकती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 हो गया। एंड देन वी हैव आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4, जो कि कहता है कि इस लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं आएगा। इसका भी एक हिस्ट्री है जो हम लोग करेंगे डिस्कस। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है वो थोड़ा ऑर्डिनरी लॉ से अलग होता है, तो वो आर्टिकल वो इस लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कह रहा है, ये अमेंडमेंट के द्वारा ही लाया गया था। इसका भी वी विल बी स्टडिंग द हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हमें बेसिकली पढ़ना है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज डीलिंग विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड 13 क्लॉज 2 इज डीलिंग विद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कहने का मतलब क्या, ये दोनों आर्टिकल क्या कह रहे हैं? इफ यू सी what the both the articles are saying, all pre-constitutional law or existing laws which were in force immediately before the commencement of this constitution shall be void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental right from the date of commencement of constitution। ठीक है, तो संविधान लागू होने के बाद जो भी पुराने लॉ थे वो वैलिड तो रहेंगे, बट अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13(1) इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड डज नॉट गिव एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मतलब संविधान लागू होने से पहले तक वो सारा लॉ वैलिड था। संविधान लागू होने के बाद जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है सिर्फ उतना ही पार्ट वॉइड होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। सो ये आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है। 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3 वी हैव स्टडीड विच इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ में क्या क्या चीजें आएंगी, ऑर्डिनेंस भी आएगा, बाय लॉ भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, एंड 13 क्लॉज 4 ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग। तो देखिए आर्टिकल 13 जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है। ये कोर्ट्स को पावर दे रहा है कि कोई भी पास्ट या फ्यूचर का कोई भी लॉ हो, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है देन कोर्ट कैन डिक्लेयर इट टू बी वॉइड। ठीक है, सो ऑल लॉस वेदर मेड बाय अ लेजिस्लेचर और बाय अ डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एक्ट मस्ट रिस्पेक्ट एंड कंफर्म द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको वॉयलेट नहीं करना है। इवन ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट करता है अंडर आर्टिकल 123 या गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 वो भी इस लॉ में कवर होगा, वो भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते। अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है देन द कोर्ट्स हैव पावर, कोई भी अगर रिट पिटीशन फाइल करता है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में या आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट दैट द लॉ इज इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट, देन द कोर्ट कैन डिक्लेयर इट टू बी वॉइड। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 क्या दे रहा है, इट इज गिविंग टीथ टू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सही से हो, किसी की भी फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी की भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट ना हो, इसीलिए आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दे रहा है कि वो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 13 इज गिविंग टीथ टू दी फंडामेंटल राइट कि कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कुछ अब सिनेरियोज बनते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो सबसे पहला इंटरप्रिटेशन होगा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो कि आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद से है एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। कैसे? इस केस से समझ में आएगा आपको। केशवन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सो केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो देखो इसमें इस केस में क्या है, एक आदमी है जो सेक्शन 18 ऑफ प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट जो कि आजादी से पहले का लॉ है उसमें कन्विक्ट हुआ था।
और उसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। अब जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल लागू हो जाता है, जब संविधान अपना लागू हो जाता है, तो सेक्शन 18 जो है, क्योंकि वो आजादी से पहले का लॉ था, सेक्शन 18 जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो संविधान लागू होने के बाद सेक्शन 18 जो है वो वॉइड हो जाता है। तब इस आदमी का ये आर्ग्यूमेंट था कि भाई मैं तो संविधान लागू होने से पहले कन्विक्ट हुआ था, बट जिस लॉ के तहत मैं कन्विक्ट हुआ था वो तो अब क्राइम है ही नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो सेक्शन 18 वॉइड हो चुका है, तो मेरे को छोड़ दिया जाए, है ना। बट द पॉइंट ओवर हियर इज, लॉ में आपको लैंग्वेज के हिसाब से इंटरप्रेट करना है ना। आपका यहाँ इमोशनल हार्ट कह रहा होगा कि इस आदमी को छोड़ देना चाहिए, बट लीगल लैंग्वेज के हिसाब से आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, ये सेक्शन 18 ऑफ प्रेस एक्ट जो वॉइड हुआ है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। संविधान लागू होने के बाद ये लॉ वॉइड हुआ है, बट संविधान लागू होने से पहले तो ये लॉ था, और वो आदमी संविधान लागू होने से पहले ही कन्विक्ट हो गया था उसमें। तो कन्विक्ट इन द सेंस कि उस पे वो केस लग चुका था, वो उसका ट्रायल जो है वो प्रोसेस में है, ठीक है। तो अब क्या क्योंकि इसने ये क्राइम पहले किया था, तो ये आर्टिकल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। उस समय तो लॉ वैलिड था ना, उस समय तो लॉ वॉइड नहीं हुआ था। लॉ वॉइड हुआ है संविधान लागू होने के बाद, इसीलिए आर्टिकल 13 प्रोस्पेक्टिव है। संविधान लागू होने के बाद अगर कोई पुराना लॉ है वो वॉइड होगा, संविधान लागू होने से पहले तो वो लॉ वैलिड था, इसीलिए इनका कन्विक्शन होगा, ठीक है। इनका जो है कन्विक्शन होगा। ये थोड़ा सा मेरे को अनरीजनेबल लगा या अनफेयर लगा इस केस का जो जजमेंट है, क्योंकि जो भी आदमी संविधान लागू होने से पहले जो लॉ थे वो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, इंडिया के जो हित में नहीं थे, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को भी टेक अवे कर रहे हैं। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, संविधान बन चुका है, बट वही है कि आपको लॉ को इंटरप्रेट करना है बाय इट्स वर्ड, है ना। तो इसमें ये उन लोगों के लिए भी गलत होगा जो उस लॉ में ऑलरेडी कन्विक्ट होके जेल में जा चुके हैं। प्रॉपर मुझे तो लगता है कुछ ऐसा इसमें आना चाहिए था कि जो लोग कन्विक्ट होके जेल में जा चुके हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लॉ ही अब वॉइड हो चुका है। बट वी कैन नॉट डू सो। हमें अगर हम लीगल लैंग्वेज के हिसाब से इंटरप्रेट इफ वी डू, तो इंटरप्रिटेशन यही निकलेगा कि क्योंकि लॉ एग्जिस्टिंग लॉ संविधान लागू होने से पहले वो एक वैलिड लॉ था, संविधान लागू होने के बाद वो वॉइड हुआ है, तो जो संविधान लागू होने से पहले उसमें कन्विक्ट हुए हैं उनको तो सजा मिलेगी, और जिनका प्रोसीडिंग चल रहा है उनको भी सजा दी जाएगी, वो प्रोसीडिंग वैसे ही चलेगा। उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा कि सेक्शन 18 संविधान लागू होने के बाद वॉइड हो चुका है। हाँ, अब संविधान लागू होने के बाद कोई अगर वो ऐसा काम करता है तो उनको सजा नहीं होगी, क्योंकि अब ये लॉ ही वॉइड हो चुका है। तो ये सेक्शन ये जो है इंटरप्रिटेशन बता रहा है कि आर्टिकल 13 इज प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो इनका आर्ग्यूमेंट नहीं माना गया था, इन्होंने यही आर्ग्यूमेंट दिया था जो मैंने आपको बताया कि क्या अब ये लॉ वॉइड हो गया है तो मेरा प्रोसीडिंग खत्म कर दिया जाए। तो कोर्ट ने यही बोला कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट दैट अ पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। आपको प्रोसिक्यूट ना किया जाए ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आपके अगेंस्ट केस चल रहा था, और जिस लॉ के तहत केस चल रहा था वो लॉ वैलिड था जब आपने वो काम किया था, तो वो लॉ आप पे वैलिड था। संविधान लागू होने के बाद वो लॉ वॉइड हुआ है, वो पार्ट ऑफ द लॉ वॉइड हुआ है, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। If it is against the spirit of constitution to continue the pending prosecution under such a void law, it would equally be repugnant to that spirit that men who have already been convicted under such repressive law before the constitution of India came into force should continue to rot in jail। यही कोर्ट ने कहा कि जो लोग ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं ये उनके साथ भी फिर गलत होगा, ठीक है। और कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि लॉ जो है वो वॉइड इन टोटो नहीं हुआ है, या टोटलिटी में वॉइड नहीं हुआ है, वो सिर्फ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। जो ये प्रेस एक्ट था ये पूरा वॉइड नहीं हुआ है, जो पार्ट इसका फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है सिर्फ वही पार्ट वॉइड हुआ है, ठीक है। सो लॉ इज एग्जिस्टिंग टिल नाउ, इट्स ओनली दैट द पार्ट विच इज inconsistent with the fundamental right has become void। All right,
आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सो इसमें भी सेम बात कही गई है, डिड नॉट बिकम वॉइड इंडिपेंडेंटली ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 13(1) डज नॉट मेक एग्जिस्टिंग लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट वॉइड एब इनिशियो। आर्टिकल 13 उस लॉ को वॉइड एब इनिशियो नहीं बना रहा कि वो शुरुआती से वॉइड है, वो लॉ तो वैलिड है, संविधान लागू होने के बाद जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है सिर्फ वही वॉइड होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ऑलराइट, तो ये आपका था कि आर्टिकल 13 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ठीक है, सो नाउ इसका सेकेंड इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सीविरेबिलिटी। ये भी सेम बात कह रहा है कि अगर कोई एक्ट है, वो एक्ट चाहे बाद में आया हो संविधान के या पहले आया हो, पूरा एक्ट आपका वॉइड नहीं होता या लॉ खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, जितना पार्ट जितना पार्ट उसमें फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है उसको कोर्ट सीवियर कर देगी और पूरा बाकी का स्टैच्यूट एक रहेगा। अगर कोई स्टैच्यूट है, उसका एक पार्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है और बाकी पूरा स्टैच्यूट मतलब सही है, और अगर उस पार्ट को हटा दिया जाए तो दो अलग स्टैच्यूट बन सकते हैं, मतलब पहले वाले स्टैच्यूट पर कोई असर नहीं आएगा। देन द कोर्ट विल अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। जो पार्ट फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है वो उस पार्ट को हटा देगी और बाकी का लॉ वैलिड रहेगा। बट अगर कोई लॉ ऐसा है कि अगर हम जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वाला पार्ट अगर वो हटाते हैं तो पूरे लॉ का मीनिंग ही बदल जाएगा, तो उस केस में तो पूरा एक्ट वॉइड हो जाएगा। बट अगर उसको हम हटा सकते हैं और बाकी का एक्ट सही है तो द कोर्ट विल अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, और जो पार्ट फंडामेंटल राइट के से इनकंसिस्टेंट है सिर्फ उसी को हटाएगी, पूरा एक्ट वैलिड रहेगा। तो कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी अप्लाई किया था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, जहां पे कोर्ट ने सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को आर्टिकल 14 के अगेंस्ट माना था। तो सिर्फ सेक्शन 14 को वॉइड किया, बाकी पूरा एक्ट ऑपरेटिव रहा, क्योंकि अगर सेक्शन 14 हटा दें तो पूरा एक्ट के अदर पार्ट्स वैलिड थे। ठीक है, सिमिलरली आपका खिहोता होलहन वर्सेस इस केस में पैरा 7 ऑफ द 10th शेड्यूल जो इंसर्ट किया गया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, लेकिन बाकी सारा पार्ट सही था। ठीक है, एक और केस इसमें है RMDC वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये गैम्बलिंग से रिलेटेड था। तो जो गैम्बलिंग वाला पार्ट था उसको हटा दिया, लेकिन जिस गेम में स्किल लग रहा है, जैसे पजल सॉल्व करना, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, और जो क्रॉसवर्ड जीत रहा है उसको आप बड़ा इनाम दे रहे हो, तो यहां पे स्किल लग रहा है, तो ये लॉटरी या गैम्बलिंग नहीं होगी। बट जो तुक्के से सिर्फ है वो गैम्बलिंग हो गई। तो गैम्बलिंग वाला पार्ट को वॉइड किया, लेकिन जहां पे स्किल लग रहा है उस पार्ट को वैलिड रखा। ठीक है, तो ये आपका दो आ गया। सबसे पहला तो कि ये जो लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। अब तीसरा इसमें आर्टिकल 13 का इंटरप्रिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे चलते हैं। ठीक है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कह रहा है कि इसको पहले समझ लो कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर उसमें से कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी है, तो जब लॉ बना था उस समय तो लॉ वैलिड था। जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट पार्ट है सिर्फ वो वॉइड होगा। वो भी किनके लिए? जो कि सिटीजन्स हैं, जिनका फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहा है। अब नॉन सिटीजन्स के लिए तो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उनके लिए जो पार्ट सिटीजन्स के लिए वॉइड है वो नॉन सिटीजन्स के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि लॉ नलिटी नहीं हुआ है, लॉ इज नॉट डेड। लॉ जो पुराना लॉ था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो सिर्फ मोरबंड फॉर्म में गया है, एक एक्लिप्स उसमें लग गया है कि फंडामेंटल राइट से जो अगेंस्ट है वो सिटीजन्स के लिए लागू नहीं होगा, उनके लिए वो वॉइड है। लेकिन जो लॉ संविधान से पहले बना वो संविधान के बाद भी लागू होगा नॉन सिटीजन्स पे। उनका तो कोई फंडामेंटल राइट नहीं ना, उनके ऊपर तो पार्ट 3 नहीं लग रहा ना, तो वो लॉ तो वैलिड रहेगा। लॉ हैज नॉट बिकम डेड, लॉ इज नॉट हैज नॉट बिकम अ नलिटी।
only the part which is inconsistent with the fundamental right will not apply to those who are having those fundamental rights. बहुत से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सबके लिए, नॉन सिटीजन और सिटीजन दोनों के लिए। तो जैसे आर्टिकल 19 हो गया वो सिटीजन्स के लिए, आर्टिकल 16 हो गया वो सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, ठीक है, कि अगर कोई लॉ संविधान से पहले भी है, वो ऐसा नहीं कि खत्म हो चुका है, वो लॉ एग्जिस्टेंट है, नॉन सिटीजन्स पे तो लागू होगा ही होगा, सिर्फ सिटीजन्स पे जो पार्ट उनके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो पार्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स फॉर वैलिडेशन ऑफ वॉइड लॉ, क्योंकि अब ये लॉ तो संविधान के बाद उतना पार्ट वॉइड हो गया, बट उसका वैलिडेशन क्या है कि नॉन सिटीजन्स पे तो वो लागू होगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लॉ व्हिच वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज नॉट नलिटी, अगर वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को तो वो नलिटी नहीं है, और वॉइड एब इनिशियो, वो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं है, बट becomes unenforceable for the citizens पे वो लागू नहीं हो। So it is in a moribund condition. It is overshadowed or eclipsed by the fundamental rights and remains dormant, but it is not dead. वो डॉर्मेंट कंडीशन पे उसका कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है सिटीजन्स पे, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स को बचा रही है, कर रही है प्रोटेक्ट, बट द लॉ हैज नॉट बिकम डेड। जिनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनके ऊपर तो लागू होगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये लॉ डेड नहीं है, क्योंकि ये लॉ डेड नहीं है, तो अगर वो जिस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या जिस फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, अगर गवर्नमेंट ने वो फंडामेंटल राइट ही को अमेंड कर दिया और बदल दिया और अब कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है पार्ट 3 में, देन द लॉ विल अगेन बिकम वैलिड, ठीक है। तो यहां देखो, इसमें क्या हुआ था, भीकाजी नारायण धरकास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें एक एक्ट चैलेंज हुआ था जो कि वॉयलेटिव था आर्टिकल 19(1)(g) के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी को अमेंड करके हटा दिया। अब क्या हुआ, जब अमेंड करके हटा ही दिया तो ये लॉ दोबारा से वैलिड हो गया, क्योंकि जब ये लॉ, ये जो एक्ट था, क्योंकि ये इस आर्टिकल के अगेंस्ट था तो उसको वॉइड हो गया था उतने पार्ट तक, बट जब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को हटा ही दिया तब वो लॉ अगेन वैलिड हो गया, ठीक है। अब जब हटा दिया तब ये लॉ हैज बिकम इनफोर्सेबल अगेंस्ट सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस, क्योंकि अब तो ये पार्ट 3 का पार्ट रहा ही नहीं। पहले क्या था, जब ये पार्ट 3 का पार्ट था तब सिटीजंस के लिए वो अनइनफोर्सेबल था, बट नॉन सिटीजंस के लिए वो इनफोर्सेबल था, ठीक है। तो व्हेन द शैडो इज रिमूव्ड, जब एक्लिप्स हटा दिया जाता है, जब फंडामेंटल राइट वाज अमेंडेड या फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया और अब कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, देन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिकम्स फुल्ली एप्लीकेबल एंड इज फ्री फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप ये बताओ, क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे लगेगा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लगेगा? देखो, पहले ये इंटरप्रिटेशन था कि पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जैसे बताया कि लॉ वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, लॉ तो कंटिन्यू करता है। अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो पार्ट 3 के से इनकंसिस्टेंट है, तो वो लॉ वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, लॉ तो एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ वो सिटीजन्स के लिए अनइनफोर्सेबल होगा। तो पहले ये था कि भाई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जब संविधान लागू होने के बाद जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उसको वॉइड एब इनिशियो माना जाए, मतलब स्टार्टिंग से ही गलत है। बट इस जजमेंट के बाद से स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स के बाद से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लगाया गया। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना भी दिया है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो वो लॉ स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, वो वॉइड ही रहेगा, वो सिटीजन्स पे लागू नहीं होगा जिनकी फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रही है, बट नॉन सिटीजन्स पे तो लागू हो सकता है। अब इसमें क्या है, ये श्री अंबिका मिल्स एक कंपनी है एंड कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, इट इज अ नॉन सिटीजन, तो ये लॉ नॉन सिटीजन पे तो वैलिड रहेगा। इस केस के पहले तक क्या इंटरप्रिटेशन थी
कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो लॉ वॉइड एब इनिशियो है। इस इंटरप्रिटेशन को बदला है इस जजमेंट ने कि भाई लॉ तो रहेगा, जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहता है वैसे ये भी रहेगा, ये बस जिनकी फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रही है उनके लिए अनइंफोर्सेबल रहेगा। जिनकी नहीं अफेक्ट हो रही है, जिनके पास है ही नहीं फंडामेंटल राइट, लाइक नॉन सिटीजन, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट जो नहीं है नॉन सिटीजन के पास, उनके लिए ये असर नहीं करेगा, वो लॉ वैलिड रहेगा। इसीलिए इंटरप्रिटेशन बदल के कि भाई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, वो सिर्फ वॉइड उनके लिए होगा, the law would be void only against those person whose fundamental right are taken away, but would be perfectly valid against those who have no fundamental right, like आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स पर है, नॉन सिटीजन्स के पास नहीं है, तो नॉन सिटीजन्स के लिए ये परफेक्टली वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरप्रिटेशन दिया गया। फिर इस केस में ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आया, पर्सनल लॉस, क्या आर्टिकल 13 में पर्सनल लॉस भी आएंगे? अब आर्टिकल 13 में मैंने बताया था, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दी है, तो क्या पर्सनल लॉस भी उसमें इंक्लूडेड हैं? तो देखो इसका यही आर्ग्यूमेंट था कि पर्सनल लॉस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि पर्सनल लॉ रिलीजियस परसेप्ट से चलते हैं। ठीक है, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाना है ना। पर्सनल लॉ रिलीजियस परसेप्ट से चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का वो इंटेंशन भी नहीं था कि पर्सनल लॉस को इंक्लूड किया जाए। तो सारे लॉस इंक्लूड होंगे आर्टिकल 13 में, बट पर्सनल लॉ विल नॉट गेट इंक्लूडेड। ठीक है, बट कोर्ट ने अभी जब ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, तो उन्होंने ये कहा कि माना पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 में नहीं आता है, बट ये जो है ये एक्ट, इसको तो हम आर्टिकल 13 में मानेंगे। द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, जो ट्रिपल तलाक को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसको स्ट्रक डाउन करना है। तो यही एक शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसीलिए 2017 का केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन जनरल पर्सनल लॉस को आर्टिकल 13 में माना ही नहीं गया है ऐसा लॉ, बट इस एक्ट को माना गया है, और कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है कि ये मुस्लिम विमेन की फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए इस प्रोविजन को, ट्रिपल तलाक वाले प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है, अब आप इसमें देखो, तो इसमें यही बोला कि लॉ बहुत ब्रॉड टर्म है, और कोई भी लॉ जो फोर्स में है उन सबको आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ वर्ड है वो सबको इंक्लूड करेगा, एनी लॉ विच इज इन फोर्स। ठीक है, बट जैसे कि ये फ्लैग कोड है, ठीक है, ये आपका लॉ में नहीं आएगा। फ्लैग कोड इज नॉट अ लॉ, इट इज अ गाइडलाइन कि आपको इंडियन फ्लैग को कैसे हॉइस्ट करना है। अगर किसी ने गलत ढंग से भी हॉइस्ट कर दिया तो आप उस गाइडलाइन को, उसको जेल के अंदर नहीं डाल दोगे। ठीक है, उसमें जो गाइडलाइन में जो दिया हुआ है कोड में वही हो। सर्कुलर्स आर नॉट लॉ। ठीक है, सर्कुलर्स भी लॉ नहीं होते, क्योंकि सर्कुलर्स भी गाइडलाइंस हैं, टैक्स सर्कुलर्स होते हैं। तो ये गाइडलाइंस हैं टैक्स ऑफिसर्स को, कि सब में क्लैरिटी रहे कि कैसे टैक्स को एसेस करना है। ठीक है, तो इसको आप लॉ में नहीं मानोगे ना आर्टिकल 13। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू आर्टिकल 14, सॉरी आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कह रहा है कि जो आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ नहीं माना जाएगा। इस पे बहुत बड़ी बहस हुई है, इसका मैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में अच्छे से बनाऊंगा। अभी बस मैं आपको एक बेसिक केस वाइज बता देता हूं कि इसका ओरिजिन क्या है। देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आर्टिकल 13 के लॉ में नहीं मानेंगे तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं हो, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ जो है वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाएगा, यही तो इसका इंपैक्ट होना है। तो इसमें क्या हुआ, इसका अगर सीरीज से चले हम लोग, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें शंकारी प्रसाद केस, शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो शंकारी प्रसाद, मैं यहां पे लिख देता हूं, शंकारी प्रसाद केस। ठीक है,
इस केस में क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ इज नॉट द लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, और इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहा था उसको वैलिड बताया गया, क्योंकि उस पे तो कोर्ट का कोई जुडिशियल रिव्यू रहेगा ही। तो इसका मतलब ये हो गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब क्या हो गया था? पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ इज नॉट द लॉ विद इन आर्टिकल 13, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। ठीक है। फिर सज्जन सिंह केस, इसके बाद क्या है? सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में भी ये चीज को अप्रूव किया गया। ठीक है। तो इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, और इसका सेम मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। सेम बात सज्जन सिंह में भी अप्रूव हो गई। फिर आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, इस केस में कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज लॉ विद इन आर्टिकल 13 एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अ लॉ विद इन आर्टिकल 13, उस पर जुडिशियल रिव्यू लगेगा। फिर इसको नगेट करने के लिए, गोलकनाथ केस को नगेट करने के लिए, ठीक है, इस केस को नगेट करने के लिए पार्लियामेंट ने निकाला 24th अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे उन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 डाला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ विल नॉट बी लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। जो आर्टिकल 13 में लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं आएगा। तो ये क्लॉज 4 डाला आर्टिकल 13 में। अब ये अमेंडमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 4 सही है कि नहीं, इसके लिए केशव नंदा भारती केस आया, जिसमें कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकाला। ये मैं सीरीज में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी बनाऊंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस हम लोग बेसिक समझ रहे हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहां से आया। तो केशव नंदा भारती केस ने कहा कि ये इंजर्शन आर्टिकल 13 क्लॉज 4 सही है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ इज नॉट अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है। कोर्ट केशव नंदा ने कह दिया कि 24th अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ विद इन आर्टिकल 13, ये बात सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये मतलब हुआ इसका। बट कोर्ट ने इस पर निकाला डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ऐसे करके आर्टिकल 13 क्लॉज 4 आया है। तो सबसे पहले क्या था? शंकारी प्रसाद केस, जिसमें कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ विद इन आर्टिकल 13। तो इसका मतलब इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो पार्ट 3 पर है ना कि फंडामेंटल राइट्स अगर कोई लॉ अगेंस्ट है तो उसको हम वॉइड कर दें। बट जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ आर्टिकल 13 में है ही नहीं विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ, तब तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा, तो वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। सज्जन सिंह में ये चीज अप्रूव हो गई। सेम बात फिर गोलकनाथ केस ने अलग स्टैंड लिया कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। फिर गोलकनाथ को ओवरटर्न किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, जिसको केशव नंदा भारती ने सही बताया। और यही बताया केशव नंदा भारती केस में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ विद इन आर्टिकल 13 एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, बट उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी निकाल दी कि बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो ये आपका था आर्टिकल 13 के सारे क्लॉजेस। ये सारे ही क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जिस्टिंग रहेंगे, बट जितना पार्ट उसका फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उसको कोर्ट कैन डिक्लेयर वॉइड। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेम बात पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए कहता है कि वो भी अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है एग्जिस्टिंग तो रहेगा फॉर नॉन सिटीजन, बट सिटीजन के लिए जो पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो अनइंफोर्सेबल रहेगा। 13 क्लॉज 3 बताता है कि लॉज में क्या क्या इंक्लूड होगा, और क्लॉज 4 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ इज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 30। तो ये आपका आर्टिकल 13 है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इट गिव्स द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड टीथ to the fundamental rights. So thank you all. Next class we will be starting with Article 14. Thank you all.